बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि यह जो सेगमेंट है हमारा अर्थव्यवस्था वाला, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। एकेडमिक्स की इकोनॉमिक्स से इसका कोई विशेष लेना देना नहीं है। हम एकेडमिक्स की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार बनाकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको राष्ट्रीय आय से जुड़ी कई संकल्पनाओं पर चर्चा की। अब मेरा ये प्रयास है कि आप, जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि इसका फ़ायदा आपको आईएएस, पीसीएस एग्जामिनेशंस, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि में मिलेगा, तो मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आपके सामने लेता हूं। जो अभी तक हमने किया है उसी के आधार पर ये क्वेश्चंस बनने चाहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रश्न जो कि आईएएस प्रीलिम्स 2013 में आया हुआ है। प्रश्न है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, भाव क्या है, एक दी गई अवधि के लिए राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। ऑप्शन बी कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। और ऑप्शन डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के बराबर होगी। अगर आपको ध्यान हो, मैंने राष्ट्रीय आय को बताते समय आपको बताया था कि जनसंख्या और क्षेत्रफल आधार बनाएं, फिर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी आदि के कॉन्सेप्ट आएंगे। पर इन सब में जो चार चीज़ें कॉमन है वो क्या है। नंबर एक, जब आप जीडीपी की बात करेंगे तो आर्थिक भौगोलिक सीमा, एक वित्तीय वर्ष, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा उनके मौद्रिक मूल्य का योग। अगर आप ऑप्शन ए पे बात करें, यह आपको फील दे सकता है कि ये जीएनपी है, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के योग के बराबर। अब ध्यान रखिए, अगर इसमें ये लिखा होता कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों के बराबर, तो ये आंसर आपका सही हो जाता, क्योंकि यह जीएनपी को दर्शाता एक वित्तीय वर्ष में। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर, तो आप समझते हैं कि ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा के बिल्कुल दायरे के बाहर है। ऑप्शन नंबर डी पर चर्चा करते हैं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के बराबर। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कुल मॉनेटरी वैल्यूएशन की बात हो रही है एक वित्तीय वर्ष में। तो इस प्रकार क्या आंसर डी सही होगा? उत्तर है हाँ। इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के बराबर। बच्चों, अभी तक आपने देखा कि हमने राष्ट्रीय आय की संकल्पना को 16 प्रकार, और अगर आप जीवीए मिला दे तो 17 प्रकार से हमने समझा है। और इन 17 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स में हर कॉन्सेप्ट की अपनी एक विशेषता है। जैसे कि जीडीपी और एनडीपी आपको दिखाएगा क्षेत्रफल के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना, वहीं पर जीएनपी तथा एनएनपी आपको दिखाएगा जनसंख्या के आधार पर या नागरिकता के आधार पर राष्ट्रीय आय। जहां जीडीपी आपको मूल्य ह्रास सहित राष्ट्रीय आय की गणना बताता है, वहीं पर नेट की जब हम बात करें या शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करें तो वहाँ पर मूल्य ह्रास के प्रभावों को हटाकर बात होती है। इसी प्रकार से साधन लागत और बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट बाजार मूल्य से बेहतर स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर जो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय है वो बाजार मूल्य की अपेक्षा बेहतर स्थिति है। क्यों? क्योंकि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय अप्रत्यक्ष करों तथा सब्सिडी के प्रभाव को हटाकर व्यक्त की जाती है। परंतु जब इन अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी के प्रभाव को सहित हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तब वो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। अगले स्तर पर चलते हैं। अगले स्तर पर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के प्रभाव सहित, यानी कि मुद्रास्फीति के सहित जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो वो चालू मूल्यों पर एक करंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय हम देखते हैं। वहीं अगर हम मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटाकर बात करें तो स्थिर मूल्यों पर या फिर बेस ईयर पर राष्ट्रीय आय के रूप में गणित होती है। अब बच्चों, एक एक करके तुलना करते हैं। जीडीपी की अपेक्षा या फिर कहें ग्रॉस की अपेक्षा नेट बेहतर है, सकल की अपेक्षा शुद्ध बेहतर है। जैसे जीडीपी की अपेक्षा आपके लिए ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है एनडीपी, जीएनपी की अपेक्षा एनएनपी ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, मार्केट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय ज़्यादा बेहतर है, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा बेहतर है एनएनपी एट मार्केट प्राइस की अपेक्षा। फिर अगले स्तर पर चलते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट बेहतर है, फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय बेहतर है। अब अगले स्तर पर चलते हैं। क्या करंट प्राइस की अपेक्षा बेस ईयर पर राष्ट्रीय आय निकलना ज़्यादा बेहतर है? तो उत्तर है हाँ।
इसका मतलब है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ध्यान रखें, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट बेस ईयर प्राइस ज़्यादा बेहतर है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट करेंट प्राइस की अपेक्षा। इस प्रकार बच्चों ध्यान ही रखना है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं देंगे, उनमें ज़्यादा सटीक परिभाषा कौन सी है, जैसा कि ये प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय आय पद निरूपित करता है। यह राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न IAS प्रीलिम्स 1997 में आया हुआ है। ऑप्शन ए, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन सी, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद। या ऑप्शन डी, साधन लागत पर निवल देशी उत्पाद। आप सभी जानेंगे कि ऑप्शन बी है जो फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल इनकम को दिखा रहा है, अर्थात NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर आपने कुछ देर पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, आप समझेंगे कि ये सबसे बेहतर है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट फैक्टर कॉस्ट सबसे बेहतर अवधारणा है अन्य की अपेक्षा। तो यहाँ राष्ट्रीय आय का मतलब है ऑप्शन बी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इस प्रकार बच्चों इसी तरह से अन्य प्रकार के प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने IAS प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन लिए आपके सामने ताकि आप ये समझ सकें कि जो सबसे कठिन प्रश्न है IAS एग्जामिनेशंस में वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेट PCS SI वगैरह बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। खैर, अब मैं MPPSC मेंस के संदर्भ में आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। आप ये ध्यान दीजिए कि अभी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें 3 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए तथा 15 नंबर के प्रश्नों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर तथा 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर के प्रश्न आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। आप राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर दीजिए। किस प्रकार से? किसी देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 3 नंबर के लिए आप उस प्रश्न को उत्तर कर दीजिए। उत्तर कर सकते हैं, किसी देश विशेष के संदर्भ में उस देश की आर्थिक भौगोलिक सीमाओं में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग उस देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा। ये प्रश्न और उसका उत्तर आपके सामने है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्यह्रास को स्पष्ट कीजिए, मूल्यह्रास को या डेप्रिसिएशन को दिखा दीजिए, कैसे बताएंगे? प्रश्न है 3 नंबर के लिए, मूल्यह्रास को स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर के लिए 2 लाइनें लिखनी है। उत्तर होगा आपका, उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और उत्पादन की इस प्रक्रिया में पूंजीगत वस्तुओं के में जो घिसावट होती है और उसके फलस्वरूप जो होने वाली गिरावट है, वह जो मूल्य की गिरावट है, वह आपके लिए मूल्यह्रास कहा जाएगा। इसको और बेहतर कर सकते हैं आप, उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वह कमी जो कि उसकी घिसावट के कारण होती है, उस मूल्य में होने वाली कमी को हम मूल्यह्रास कहेंगे। प्रश्नों की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2015 में मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आया था, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP और शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात NDP पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये 6 नंबर के प्रश्न था और आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप अधिकतम 100 शब्दों में इसका उत्तर दें। अब बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर क्या है? सबसे पहली बात तो टिप्पणी करने के लिए कहा गया है, यानी कि आपको बताना है कि सबसे पहले परिभाषित करना है कि क्या है। तो आपको GDP तथा NDP को परिभाषित करना है। अब इनके आंतरिक संबंध को भी बताना है। आपको बताना पड़ेगा कि GDP जहां मूल्यह्रास सहित राष्ट्रीय आय के रूप में संकल्पना को प्रस्तुत करता है, वहीं NDP मूल्यह्रास को हटाकर राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। तीसरे चरण में आपको ये बताना है 20 शब्दों में केवल कि GDP की अपेक्षा NDP ज़्यादा बेहतर अवधारणा है, क्योंकि जो मूल्यह्रास है वो एक प्रकार की छुपी हुई लागत है जो कि सामने दिखाई नहीं देती,
किंतु फिर भी उसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन पर या राष्ट्रीय आय पर होता है। इस प्रकार इस 6 नंबर के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों, वर्ष 2017 MPPSC मेंस में भी प्रश्न आया था 3 नंबर के लिए, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, आपने अभी तक जो समझा है उससे कई सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया में मैं भी आपके सामने ये प्रश्न लाता रहूँगा और आप देखेंगे आप उनको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगली संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने के क्या क्या तरीके हैं। राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, वैश्विक स्तर पर नेशनल इनकम को या राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीके प्रयोग किए जाते हैं। पहली विधि है उत्पाद विधि या उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। दूसरी विधि है आय विधि, जिसको आप कहते हैं इनकम मेथड। और तीसरी विधि है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये 3 प्रकार के मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के जो अंतिम अनुमान है वो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें NSSO सहायता करता है। अब ध्यान ही रखें बच्चों कि CSO जब अंतिम अनुमान जारी करता है तो वो किन किन विधियों का प्रयोग करता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, परंतु एक एक करके पहले इन विधियों को समझते हैं। पहली विधि है उत्पाद विधि या उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। अब ये विधि को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय वस्तुतः किसी देश में होने वाला उत्पादन है जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में होता है, और उसकी गणना हम मुद्रा में करते हैं और एक वित्तीय वर्ष के लिए करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली केवल इतना करना है उत्पादन विधि के अंतर्गत कि पूरे एक वित्तीय वर्ष में होने वाले कुल उत्पादन को जोड़ लें। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पादन है वो वस्तुगत उत्पादन होगा, और वहीं तृतीय क्षेत्र में उत्पादन होगा सेवागत उत्पादन। तो कुल वस्तुओं के उत्पादन को जोड़ना है और कुल सेवाओं के उत्पादन को जोड़ना है और इनको टोटल कर देना है। अब ये चीज़ जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे पहली बात कि यह जो उत्पादन है यह इसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। मान लीजिए कि वर्ष 2019-20 में 20 कारों का उत्पादन हुआ, वहीं 18-19 में भी 20 कारों का उत्पादन हुआ था, किंतु वे 20 कारें 18-19 में बिकी नहीं बल्कि वो 19-20 में बिकी। तो क्या इस बार 40 कारों का उत्पादन हुआ? उत्तर है नहीं। भले ही वो 20 कारें वित्तीय वर्ष 19-20 में बिकी, किंतु इनका उत्पादन वित्तीय वर्ष 18-19 में हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ये जो 20 कारें हैं जो कि 19-20 में बिकी हैं, इसका जो मूल्यांकन होगा या लेखांकन होगा वो 18-19 के वित्तीय वर्ष के लिए होगा। अर्थात हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई स्टॉक जो पिछले वित्तीय वर्ष का बचा हुआ है उसका उत्पादन उसी वित्तीय वर्ष में हुआ है, परंतु वो अगले वित्तीय वर्ष में अगर बिकता है तो भी उसका जो वैल्यूएशन आएगा वो पिछले वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय के लिए होगा, ना कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है, दूसरी बात यह है कि जो उत्पादन होता है उस उत्पादन की प्रक्रिया में हमें मध्यवर्ती वस्तुएं को हटा देना है। हमें केवल अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को ही जोड़ना है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही जोड़ना है। मध्यवर्ती वस्तुएं तथा सेवाओं के उत्पादन को इसमें शामिल नहीं किया जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन विधि के पश्चात हम बात करते हैं आय पद्धति की या इनकम मेथड की। इनकम पद्धति के अंतर्गत हम एक वित्तीय वर्ष में जो नागरिक हैं हमारे, जैसे अगर हम GNP याद कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपने देश के नागरिकों की एक वित्तीय वर्ष में होने वाली कुल आय को जोड़ लेना है। ये बहुत आसान नहीं होगा, परंतु आप इसको समझिए। मान लीजिए कि भारत में XYZ कुल जनसंख्या है जो कि उत्पादन गतिविधियों में लगी हुई है। वो XYZ जनसंख्या भारत में और भारत के बाहर भी है। तो हमें क्या करना है, इन सभी की आय को सम कर लेना है, टोटल कर लेना है, जोड़ लेना है। इस पद्धति का प्रयोग सामान्यतः तृतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो आय पद्धति के अंतर्गत हमें केवल ये करना है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें व्यक्तियों की इनकम का टोटल करना होगा। इसमें ध्यान रखें कि बहुत सारी ऐसी आय हैं जो कि जोड़ी जाती हैं और जोड़ी नहीं जाती हैं। कौन कौन सी आय जोड़ी जानी चाहिए? नंबर 1, ये आय इसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए।
नंबर 2, ऐसी आय जो कि पिछले वर्ष में सृजित हुई किंतु इस वर्ष प्राप्त हुई, वो आय पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष में जोड़ी जाएगी, इस वर्ष के वित्तीय वर्ष में जोड़ी नहीं जाएगी। धन का या फिर मुद्रा का ऐसा ट्रांसफ़र जो कि वास्तविक आय के रूप में ना हो, उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लॉटरी का टिकट मिला और उसको 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वास्तव में वो 1 करोड़ रुपए उसे मिले हैं, किंतु इस 1 करोड़ के बदले कोई उत्पादन नहीं हुआ है। तो लॉटरी के टिकट से किसी व्यक्ति को होने वाली आय को हम उत्पादन नहीं मान सकते, क्योंकि कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं। ये केवल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। इस आधार पर लॉटरी में जीती गई राशि को हम उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय में या आय पद्धति के अंतर्गत जोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स आदि के उतार चढ़ाव के फलस्वरूप होने वाली प्राप्त मुद्रा को हम उत्पादन के साथ संयोजित नहीं कर सकते, इसलिए वह भी आय में शामिल नहीं की जाती है। अब ध्यान रखें कि जो उत्पादन पद्धति है, आय पद्धति और व्यय पद्धति, इसको साइमन कुजनेट्स ने प्रस्तुत किया था। हम साइमन कुजनेट्स की थ्योरी को ही एलोबरेट कर रहे हैं आपके सामने। आय पद्धति के बाद में हम व्यय पद्धति की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय पद्धति क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसको जो इनकम हुई, उस इनकम का प्रयोग वो 2 तरीके से करता है। नंबर 1, उस इनकम का कुछ हिस्सा वो अपने खर्च के लिए रखता है और कुछ हिस्सा अपने बचत में शामिल कर लेता है। राष्ट्रीय आय गणना करते समय अगर हम किसी राष्ट्र में होने वाले कुल व्यय को जोड़ें तथा कुल बचतों को जोड़ें, तो हमें व्यय पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना प्राप्त हो सकती है। व्यय पद्धति के अंतर्गत कुछ सावधानी आपको रखनी है। नंबर 1, ये जो व्यय है ये इसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। नंबर 2, इसके अंतर्गत जो व्यय हो रहा है वो अंतिम व्यय होना चाहिए। देखिए, फाइनल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जो मिडरी या मध्यवर्ती व्यय है वो इसमें शामिल नहीं होगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स आदि पर जो किया गया व्यय है वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। इस प्रकार व्यय पद्धति एक तीसरे प्रकार की पद्धति है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, भारत के लिए कौन सी विधियाँ बेहतर हैं? प्राथमिक क्षेत्र, अगर आप किसी किसान से जाके पूछेंगे कि भैया आपकी आय कितनी है या आपका इनकम सर्टिफिकेट हमें बता दीजिए, उस पर कितनी इनकम है, तो कृषक कहेगा महाराज ये तो सब कुछ इंद्र देवता पर निर्भर करता है, मौसम पे, जलवायु पे निर्भर करता है कि हमारी आय कितनी होगी, क्योंकि उत्पादन कितना होगा ये मौसम आधारित है। उस उत्पादन का, ये जो कृषि क्षेत्र के जो उत्पादन है, इसका बाजार मूल्य क्या मिलेगा, ये बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है। फाइनली जाकर जो पैसा उसके पास पहुंचता है वो उसकी आय है। अर्थात कृषकों की आय या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की आय बड़ी ही अस्थिर है। इसलिए अगर हम आय विधि या व्यय विधि का माध्यम से उनकी इनकम का पता करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उत्पादन विधि का प्रयोग करेंगे। हम किसी कृषक से पूछ सकते हैं कि इस वर्ष आपके सोयाबीन का उत्पादन कितना है, वो बता सकता है 100 क्विंटल। उससे अगर पूछा कि पिछले वर्ष कितना था तो वो बता सकता है कि 100 से ज़्यादा है, कम, तो हम उस अंतराल को समझ सकते हैं। इसी प्रकार पूरे देश में होने वाले उत्पादन, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन की गणना हम कर सकते हैं और उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। अर्थात उत्पादन विधि भारत के लिए बेहतर है। दूसरी है आय विधि। हमारे देश में एक ठीक ठाक वर्ग है जो कि तृतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सरकारी सेवा में आप लोग जाने वाले हैं, आपकी एक निश्चित आय है। वैधानिक आय की बात कर रहा हूँ, गैर वैधानिक आय को तो हम राष्ट्रीय आय में जोड़ भी नहीं सकते, ना ही जोड़ा जाएगा। तो वैधानिक रूप से आपको जो आय प्राप्त हो रही है, जिस पे आप इनकम टैक्स दे रहे हैं सर्विस सेक्टर में, या द्वितीय क्षेत्र के वे लोग जो ऑडिट के दायरे में हैं, तो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में आय विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या व्यय विधि का प्रयोग किया जा सकता है? और बचतों के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि भारत में सेविंग्स का काफ़ी बड़ा महत्व है। भारत में चाहे वो गरीब वर्ग हो, निचला वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, तीनों स्तरों पर बचतों की प्रवृत्ति है। परंतु बचत किए जाने में भी गैर संस्थागत तरीके ज़्यादा बेहतर हैं। जैसे कि गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार में अगर पर्याप्त तरलता हो तो वहाँ पर महिलाएं उसको सोने में बदलने में और जेवर में बदलने में प्राथमिकता देती है। ये जहाँ अलंकरण का तो कार्य करते ही हैं, समय आने पर या आपातकालीन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए भी कार्य करते हैं। अर्थात ये एक प्रकार की बचतें हैं।
तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो भारत के लिए जो व्यय पद्धति है उसमें सही ठीक ठाक अनुमान लगाना कि पूरे देश में कितना व्यय हुआ और पूरा ठीक ठाक अनुमान लगाना कि कितनी बचतें हुई, ये आसान नहीं होता सैंपलिंग में। यही कारण है कि भारत में उत्पादन विधि तथा आय विधि का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना में व्यय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि यूरोपीय देशों, अमेरिका आदि में तीनों ही प्रकार की मेथड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, आपसे 6 नंबर के लिए आय विधि, व्यय विधि तथा उत्पादन विधि पूछी जा सकती है। ये 3 नंबर के लिए भी पूछी जा सकती है, तो आप MPPSC मेंस के लिए तैयार रहें। ये 6 नंबर के प्रश्नों में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। या फिर 15 नंबर का एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में विभिन्न विधियों का उल्लेख करें तथा उनके लिए प्रयोग की जाने वाली सावधानियों का भी उल्लेख करें। यह प्रश्न आपको 15 नंबर के लिए मिल सकता है।